पैसे को लेकर हमारी सोच सिर्फ नंबर्स और फॉर्मूलाज तक सीमित नहीं होती। हमारे पैसे से जुड़े फैसले हमारे अनुभवों, हमारी भावनाओं और हमारी मानसिकता पर बहुत गहराई से निर्भर करते हैं। मॉर्गन हाउसल, जो कि इस किताब के लेखक हैं, बताते हैं कि पैसा सिर्फ एक मैथमेटिकल टॉपिक नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक विषय भी है। हम जब किसी के फाइनेंशियल डिसीजन देखते हैं तो हम अक्सर उसे अजीब या गलत मान लेते हैं, लेकिन हाउसल कहते हैं कि हर इंसान की सोच उसकी अपनी जिंदगी, उसके अपने अनुभव और परिस्थिति पर आधारित होती है। इसीलिए कोई भी पागल नहीं होता, वह बस अपने अनुभवों के आधार पर फैसले लेता है। सोचिए, दो इंसान, राहुल और सीमा। राहुल एक अमीर परिवार में पला बढ़ा है। उसके परिवार में पैसे की कोई कमी नहीं रही, इसलिए वह पैसे को लेकर रिस्की होता है। स्टॉक्स, क्रिप्टो में निवेश करता है और जल्दी मुनाफा कमाना चाहता है। वहीं सीमा, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से है, बचपन में आर्थिक तंगी देख चुकी है। वह अपने पैसे को बचाना पसंद करती है, बैंक में जमा करती है और जोखिम से दूर रहती है। दोनों की सोच अलग है, लेकिन दोनों गलत नहीं है। यह उनके अपने अनुभवों का परिणाम है। यहाँ हाउसल की एक महत्वपूर्ण बात है, जब हम फाइनेंशियल डिसीजंस देखते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हर इंसान की आर्थिक समझ उसके अनुभवों से बनती है। अगर किसी ने बचपन में गरीबी देखी है तो वह ज्यादा सतर्क होगा, और जो अमीर परिवार में पला है वह ज्यादा रिस्क ले सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई सही या गलत है, बल्कि यह उनकी परिस्थितियों का प्रतिबिंब है। इतिहास में कई उदाहरण मिलेंगे जहां एक ही परिस्थिति में लोगों ने अलग अलग फाइनेंशियल फैसले लिए। जैसे 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में कुछ लोगों ने जोखिम उठाकर निवेश किया और भारी नुकसान उठाया, वहीं कुछ ने सतर्कता से काम लिया और बच गए। दोनों का निर्णय उस समय की परिस्थितियों और अनुभवों पर आधारित था। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक ये है, नो वन इज क्रेजी। हर किसी की सोच उसके अपने अनुभव से जुड़ी होती है। इसीलिए दूसरों के फाइनेंशियल फैसलों को समझने की कोशिश करें, जज करने की नहीं। अब जब हमने ये समझ लिया कि हर इंसान की आर्थिक सोच उसकी जिंदगी से प्रभावित होती है, तो अगला बड़ा सवाल यह है कि पैसा कमाने में भाग्य और जोखिम का क्या रोल होता है। अब विस्तार से लक रिस्क के बारे में समझते हैं। जब हम पैसे की बात करते हैं तो अक्सर हम सोचते हैं कि सफलता पूरी तरह से हमारी मेहनत और समझदारी पर निर्भर करती है, लेकिन असल में पैसा कमाने या खोने में भाग्य और जोखिम का भी बहुत बड़ा रोल होता है। मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर में बताते हैं कि जीवन में हम सब भाग्यशाली और जोखिम भरे हालातों का सामना करते हैं। किसी को अचानक बड़ी सफलता मिल जाती है तो किसी को बड़ा नुकसान होता है। ये सब बहुत हद तक हमारे नियंत्रण से बाहर होता है। दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक बिल गेट्स का उदाहरण लें। क्या आपको पता है कि बिल गेट्स की सफलता में किस्मत ने भी बड़ा योगदान दिया? जब बिल गेट्स बचपन में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख रहे थे, उस वक्त कंप्यूटर बहुत महंगे और दुर्लभ थे, लेकिन वे एक ऐसी स्कूल में पढ़ते थे जहां कंप्यूटर था और वे घंटों तक वहां प्रैक्टिस कर सकते थे। उनकी किस्मत अच्छी थी कि वे उस समय सही जगह और सही संसाधनों के साथ थे। अगर वे किसी दूसरी स्कूल में होते जहां कंप्यूटर तक की सुविधा नहीं थी, तो शायद उनकी कहानी अलग होती। दूसरी तरफ, जो लोग जोखिम लेने से डरते हैं वे कई मौके खो देते हैं, लेकिन रिस्क लेना भी हमेशा सही नहीं होता। जैसे अगर आप बिना सोच समझे बड़ी रकम निवेश कर देते हैं तो भारी नुकसान हो सकता है। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि सफल वित्तीय फैसलों में जोखिम को समझदारी से लेना बहुत जरूरी है। रिस्क के बिना कोई बड़ा मुनाफा नहीं होता, लेकिन रिस्क की सही समझ के बिना नुकसान भी बड़ा हो सकता है। जैसे स्टीव जॉब्स का नाम लेते हैं। जब उन्होंने एप्पल की शुरुआत की तो उन्हें भारी रिस्क लेना पड़ा। उनकी कंपनी कई बार कंगाल होने के कगार पर थी, लेकिन उनकी सोच और जोखिम लेने की हिम्मत ने उन्हें सफलता दिलाई। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ भाग्य ही सफलता दिलाए और न ही सिर्फ जोखिम ही। दोनों का सही संतुलन होना चाहिए। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि सफलता में मेहनत, सही मौके, जोखिम लेने की समझ और थोड़ी किस्मत, इन सभी का योगदान होता है। हम अक्सर सफलता को सिर्फ मेहनत या टैलेंट का फल मानते हैं, लेकिन हम उस किस्मत को भूल जाते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। इसी वजह से हमें अपने और दूसरों के फैसलों को समझने के लिए और ज्यादा सहिष्णु होना चाहिए। कई लोग लॉटरी जीतकर अचानक अमीर हो जाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में रिस्क और मेहनत की कमी होती है। वहीं कुछ एंटरप्रेन्योर्स ऐसी मेहनत करते हैं जो वर्षों तक चलती है, लेकिन उनकी किस्मत भी अच्छा साथ देती है। दोनों के बीच का फर्क समझना जरूरी है। लॉटरी जीतना भाग्य की बात है,
लेकिन स्टीव जॉब्स जैसी सफलता में जोखिम और मेहनत का संतुलन। अब हमने समझ लिया कि पैसा कमाने में भाग्य और जोखिम दोनों की भूमिका है। तो अगला सवाल उठता है, क्या कभी पैसा हमारे लिए काफी होता है या फिर हमेशा हम और ज्यादा चाहते रहते हैं? आइए जानते हैं नेवर इनफ की कहानी। पैसे की दुनिया में एक ऐसी समस्या है जो अक्सर हम अनदेखी कर देते हैं, लेकिन हमारे वित्तीय और मानसिक जीवन पर गहरा असर डालती है। इसे हम कह सकते हैं नेवर इनफ, यानी कभी भी पर्याप्त नहीं। यह वह भावना है जहां हमारे पास जो भी पैसा, सफलता या चीजें हैं, वे कभी हमारे लिए काफी नहीं लगती। हम हमेशा और ज्यादा चाहते रहते हैं। राजीव एक अमीर बिजनेसमैन है। उसके पास लाखों रुपए की संपत्ति है, 2 आलीशान घर, लग्जरी कारें और विदेशों में छुट्टियां मनाने का मौका। लेकिन एक दिन जब वह अपने दोस्तों के साथ बैठा तो उसने महसूस किया कि वह खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके दोस्त नए मॉडल की कार खरीद रहे थे और सोशल मीडिया पर हर दिन किसी न किसी की ज्यादा लग्जरी लाइफ देखकर उसकी इच्छा बढ़ती जा रही थी। राजीव हमेशा सोचता, अगर मेरे पास वह महंगी कार होती तो मैं ज्यादा खुश होता। लेकिन जब उसने वह कार खरीदी तो खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिकी। वह फिर अगली चीज चाहता रहा। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से दूसरों से तुलना करता है, पर समस्या तब होती है जब हम खुद की खुशी दूसरों की संपत्ति या स्थिति से जोड़ देते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, आप अपनी दौलत को दूसरों के पैमाने से मापेंगे तो कभी संतुष्ट नहीं होंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर आप यह तय करें कि खुश रहना इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पड़ोसी के पास क्या है, तो आप हमेशा पीछे रहेंगे। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पर हर कोई अपनी सबसे बेहतरीन ग्लैमरस लाइफ दिखाता है, लेकिन ये तस्वीरें और वीडियो अक्सर हकीकत से बहुत दूर होते हैं। हम एक दिन में 100 बार अपने फोन में स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं कि कोई कौन सा महंगा फोन खरीद रहा है, कौन सी छुट्टियां मना रहा है। इससे हमारे मन में असंतोष, ईर्ष्या और कभी खत्म न होने वाली चाह जागती है। कई लोग अमीर दिखना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होते। रिच होते हैं वो जो बड़ी कमाई करते हैं और महंगे चीजों पर खर्च करते हैं। वेल्थी होते हैं वो जो पैसे को संभालते हैं, बचाते हैं और निवेश करते हैं ताकि वे वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकें। राजीव, जो कि रिच है, हर महीने अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा लग्जरी कार, फैशन और महंगे रेस्टोरेंट पर खर्च करता है। वह कर्ज भी लेता है, लेकिन खुद को दिखावा करना जरूरी समझता है। वहीं मोहन, जो वेल्थी बनने की कोशिश कर रहा है, अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा बचत और निवेश में लगाता है। वह साधारण जीवन जीता है, लेकिन आर्थिक रूप से सुरक्षित है और तनाव मुक्त। समय के साथ मोहन की संपत्ति बढ़ती है, जबकि राजीव अक्सर पैसों की कमी महसूस करता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, असली दौलत यह समझने में है कि काफी क्या है। जब हम जानते हैं कि हमारे लिए कितना पैसा या संसाधन पर्याप्त है, तब हम मानसिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। हमें दूसरों से तुलना करने की जरूरत नहीं पड़ती और न ही लगातार ज्यादा पाने की लालसा। यह पर्याप्तता की भावना हमें शांति और संतुष्टि देती है, जो दौलत से भी ज्यादा कीमती है। कृतज्ञता का अभ्यास करने से हम अपने पास मौजूद चीजों की कद्र करते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि धन के प्रति आभार की भावना से हमारी मानसिक स्थिति बेहतर होती है और हम जीवन में खुश रहते हैं। हर दिन सुबह या रात को आप 3-5 ऐसी चीजें लिख सकते हैं जिनके लिए आप आभार महसूस करते हैं, चाहे वह स्वास्थ्य हो, परिवार हो या आपकी नौकरी। इस अभ्यास से आपका दिमाग खुशियों की तरफ झुकता है, न कि कमी या अभाव की तरफ। अमेरिकी साइकोलॉजी रिसर्च बताती है कि पैसा अगर आपकी बेसिक जरूरतें पूरी करता है तो उससे ज्यादा पैसा खुशियां नहीं बढ़ाता। सिर्फ तब ज्यादा पैसा खुशी देता है जब आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे यात्रा, परिवार के साथ समय बिताना या अपने सपनों को पूरा करना। तो हमने जाना, कंपैरिजन ट्रैप से बचना जरूरी है। रिच और वेल्थी में फर्क समझना चाहिए और इनफ की भावना से मानसिक शांति मिलती है। अब अगला टॉपिक है कॉन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग, यानी पैसा कैसे समय के साथ चमत्कारिक रूप से बढ़ता है। पैसे के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है कंपाउंडिंग, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली गणितीय नियम है जो समय के साथ आपके पैसे को तेजी से बढ़ाता है। मॉर्गन हाउसल इसे कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग कहते हैं, क्योंकि यह इतनी जल्दी और बड़े पैमाने पर काम करता है कि अक्सर हम इसे समझ नहीं पाते। कल्पना कीजिए, रिया ने 25 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रुपये बचाना शुरू किया। वह हर महीने यह रकम निवेश करती रही और समय के साथ उसका पैसा बढ़ता गया।
वहीं दूसरी ओर समीर ने 35 साल की उम्र में शुरुआत की और महीने में 10,000 रुपये निवेश करने लगा। दोनों ने कई सालों तक निवेश किया। सवाल, किसका पैसा ज्यादा बढ़ेगा? शुरुआत से छोटी रकम निवेश करने वाला रिया, जो 10 साल पहले शुरू हुई, या बड़ी रकम बाद में निवेश करने वाला समीर? उत्तर, रिया का पैसा समीर से ज्यादा बढ़ा क्योंकि उसने जल्दी शुरुआत की। यह चक्रवृद्धि ब्याज का जादू है। जैसे आपका पैसा ब्याज कमाता है और फिर वह ब्याज भी ब्याज कमाने लगता है। समय जितना ज्यादा होगा, आपकी रकम उतनी तेजी से बढ़ेगी। यदि आप 10% वार्षिक ब्याज दर से निवेश करते हैं तो 72 को उस दर से भाग देने पर पता चलता है कि आपका पैसा कितने वर्षों में दोगुना होगा। इसे कहते हैं रूल ऑफ 72। उदाहरण, 10% ब्याज दर पर आपका पैसा लगभग 7 साल में दोगुना हो जाता है। मतलब यदि आपने 1 लाख रुपए निवेश किए तो 7 साल बाद वो लगभग 2 लाख हो जाएंगे। फिर अगले 7 साल में 4 लाख, फिर 8 लाख और ऐसे ही बढ़ता जाएगा। कंपाउंडिंग तभी काम करता है जब आप धैर्य रखें। बहुत से लोग सोचते हैं कि जल्दी पैसा कमाना संभव है, लेकिन कंपाउंडिंग का असली फायदा तब आता है जब आप सालों तक निवेश करते रहें, बिना किसी जल्दी निकासी के। रिया ने 40 साल तक निवेश किया और धैर्य नहीं खोया। वहीं समीर ने 15 साल बाद अपना पैसा निकाल लिया। रिया को अंत में काफी बड़ा धन मिला, जबकि समीर की रकम कम रह गई। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, बाजार के समय को पकड़ने की कोशिश मत करो। अर्थात मार्केट में कब निवेश करना है, यह सोचने से बेहतर है कि आप कितने लंबे समय तक निवेशित रहेंगे। मंथली SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जैसे तरीके अपनाएं, जो हर महीने नियमित छोटी राशि निवेश करते हैं। यह आपके निवेश को व्यवस्थित बनाता है और कंपाउंडिंग का फायदा देता है। छोटी बचत जल्दी शुरू करें, निवेश को लंबे समय तक रखें, धैर्य रखें और जल्दी रिटर्न की उम्मीद न करें। मार्केट के उतार चढ़ाव पर ध्यान कम दें। जब हम अमीरी की बात करते हैं तो अक्सर हमारी नजर चमचमाती कारों, महंगे कपड़ों और बड़े बड़े बंगलों पर जाती है, लेकिन असली दौलत अक्सर उन चीजों में छिपी होती है जो नजर नहीं आती। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। मतलब दौलत वह है जो खर्च नहीं होती, जो सेव की जाती है, जो निवेश में बढ़ती है। इसे इस तरह से समझो, सुनील एक सफल इंजीनियर है। उसके पास महंगी कार नहीं है, न ही बड़ी हवेली। वह एक साधारण सा घर रखता है और अपने खर्चों में काफी कंजूसी करता है। लेकिन सुनील की बैंक बैलेंस और निवेश का पैसा धीरे धीरे बढ़ रहा है। वह जानता है कि असली अमीरी सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि वित्तीय सुरक्षा है। जब हम महंगी चीजों पर पैसा खर्च करते हैं तो वह दौलत नहीं बढ़ाती, बल्कि घटाती है। दूसरे शब्दों में, ज्यादा खर्च करने का मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा अमीर हैं। उदाहरण के लिए, राहुल अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा लग्जरी कार, ब्रांडेड कपड़ों और बाहर खाने पर खर्च करता है। वहीं अमित अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा बचत और निवेश में लगाता है। राहुल की लाइफस्टाइल भले ही ज्यादा शानदार दिखे, लेकिन अमित की कुल संपत्ति कई गुना ज्यादा होती है। हम अक्सर तुरंत सुख चाहते हैं, जो कुछ भी मिला तुरंत खर्च कर देना चाहते हैं। इसे कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। लेकिन असली धन बनाने के लिए जरूरी है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मतलब थोड़ा इंतजार करें, खर्च करने के बजाय बचत और निवेश करें, ताकि भविष्य में बड़ी संपत्ति बन सके। वित्तीय स्वतंत्रता तब आती है जब आपकी बचत और निवेश इतना मजबूत हो कि आपको पैसे की चिंता न करनी पड़े। और यह तब संभव है जब आप अपने खर्चों को नियंत्रित करें और दिखावे से दूर रहें। स्नेहा ने बचपन से ही पैसे को संभालना सीखा। उसने महंगे शौक छोड़ दिए, लेकिन नियमित निवेश किया। आज वह अपने काम से स्वतंत्र है और बिना काम किए भी आराम से जीवन बिता सकती है। दौलत दिखावे में नहीं, बचत और निवेश में होती है। ज्यादा खर्च करना अमीरी नहीं बढ़ाता। धैर्य से बचत करें, जल्दी सुख की लालसा छोड़ें। वित्तीय स्वतंत्रता के लिए निवेश आवश्यक है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हर सफलता के पीछे एक लगातार चलती मेहनत और रणनीति होती है, जैसे हर दिन आप कुछ बड़ा करते जाए और रिजल्ट मिलता जाए। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं, टेल्स यू विन, यानी जिंदगी और निवेश दोनों में कुछ गिने चुने मौके ही सब कुछ बदलते हैं। थॉमस एडिसन ने एक बल्ब बनाने के लिए 1000 बार विफल प्रयोग किए। लोगों ने कहा, तुमने 1000 बार फेल किया। एडिसन ने जवाब दिया, नहीं, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। आखिरकार सिर्फ एक बार की जीत ने दुनिया बदल दी। ये ही है टेल्स यू विन।
हजारों असफलताएं भी फेल नहीं मानी जाती। अगर एक सफलता बड़ी होती है, इकोनॉमिक्स और स्टॉक्स में टेल का मतलब होता है रेयर, अनएक्सपेक्टेड लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेटली पावरफुल इवेंट्स, जैसे 1987 का मार्केट क्रैश, 2008 की मंदी या 2020 का कोविड क्रैश। लेकिन ध्यान दो, इन्हीं जैसे रेयर मोमेंट्स में कई लोगों ने जबरदस्त पैसा भी बनाया। जेफ बेजोस ने अमेज़न शुरू किया। शुरुआत में कुछ भी नहीं था, सिर्फ किताबें बेचते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, एक टेल इवेंट हुआ, ई-कॉमर्स का विस्फोट, और अमेज़न ने बूम मारा। आज अमेज़न सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है, और बेजोस दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हैं। स्टैंडर्ड पूर्स 500 में हजारों कंपनियां हैं, लेकिन पिछले 90 सालों में केवल 10% कंपनियों ने ही 90% से ज्यादा रिटर्न दिया। मतलब ज्यादातर रिटर्न कुछ चुनिंदा कंपनियों ने दिए। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इनका रिटर्न इतना बड़ा था कि बाकी हजारों कंपनियों के फ्लैट या नेगेटिव रिटर्न को भी कवर कर दिया। जब आप निवेश करते हैं तो जरूरी नहीं कि हर बार जीतें, आपको सिर्फ एक या दो बड़ी जीत चाहिए। बाकी समय तो मार्केट आपको टेस्ट करता है, आपका धैर्य, आपका नॉलेज, आपकी लंबी सोच। मान लो आपने 10 स्टॉक्स में पैसा लगाया, उनमें से 7 ने आपको 5% या 10% नुकसान दिया, लेकिन बाकी 3 स्टॉक्स ने आपको 300% या 500% का रिटर्न दे दिया। तो नेट रिजल्ट क्या हुआ? आप फायदे में हैं। जिंदगी में भी यही लागू होता है। हर रिश्ता, हर कोशिश, हर आइडिया सफल नहीं होता, लेकिन आपको सिर्फ एक आइडिया, एक रिश्ता या एक मौका चाहिए जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे दे। हाउसल ने कई लेख लिखे, ब्लॉग चलाया, लेकिन उनका सिर्फ एक ब्लॉग पोस्ट, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, इतना हिट हुआ कि वो एक बेस्ट सेलर बुक में बदल गया। एक पोस्ट लाखों कॉपी बिक गई, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में उनकी पहचान बन गई। आपको बहुत बार सही होने की जरूरत नहीं है, आपको बस कुछ मौकों को पहचानना और उस पर टिके रहना है। धैर्य, लॉन्ग टर्म सोच और जोखिम उठाने की हिम्मत ही असली अमीरी बनाते हैं। रेयर चीजें ही जिंदगी बदलती हैं। कई फेलियर के बाद एक टेल इवेंट आपकी लाइफ बदल सकता है। स्टॉक मार्केट, करियर, रिलेशनशिप्स, सब जगह यही नियम है। सफलता कभी कभी 8% टाइम में आती है, लेकिन वो पूरे गेम को बदल देती है। अब बात करते हैं आजादी की। पैसे की सबसे बड़ी शक्ति है आजादी। सोचिए जरा, सुबह की नींद आपकी मर्जी से खुले, काम तब करें जब आप चाहें, किसी बॉस या क्लाइंट के डांट डपट की चिंता ना हो, आप अपने समय के मालिक बन जाएं। यही है असली अमीरी, फ्रीडम। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, कंट्रोलिंग योर टाइम इज द हाईएस्ट डिविडेंड मनी पेज। निखिल एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, तनख्वाह अच्छी है, गाड़ी है, फ्लैट है, लेकिन हर दिन सुबह 7 बजे उठता है, 9 घंटे ऑफिस और फिर घर आकर थक कर सो जाना। वो अमीर दिखता है, लेकिन अपने समय का मालिक नहीं है। दूसरी ओर उसकी बहन कीर्ति एक फ्रीलांसर है। वो कमाती थोड़ी कम है, लेकिन अपने समय की मालिक है। वो तय करती है कि कब काम करना है, कब नहीं। उसके पास है फ्रीडम। पैसा केवल गिनने के लिए नहीं होता, बल्कि वो समय, निर्णय और आजादी खरीदने का माध्यम है। पैसे से आप वो कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, न कि वो जो आपको करना पड़ता है। राजेश ने 15 साल एक ही कंपनी में मेहनत की, बचत की, निवेश किया, खर्चों को सीमित रखा। 45 की उम्र में वो रिटायर हो गया। लोगों ने पूछा, अब क्या करोगे? राजेश ने कहा, अब मैं वो करूंगा जो मैं चाहता हूं, सफर, पढ़ना, लिखना और परिवार के साथ वक्त बिताना। अब समझते हैं कंट्रोल का मतलब क्या है। कोई आपको सुबह 8 बजे मीटिंग के लिए मजबूर ना करे। आप जब चाहें तब छुट्टी ले सकें। आप जिन लोगों के साथ काम करना चाहें सिर्फ उन्हीं के साथ करें। आपको किसी टॉक्सिक बॉस की बेजा बातें न सुननी पड़े। ये सब अमूल्य है, और पैसा आपको यही खरीदने की ताकत देता है। टिम फेरिस ने एक किताब लिखी, द 4 आवर वर्क वीक। उसका मेन आइडिया था, कम काम करो, स्मार्ट काम करो और समय को अपने अनुसार डिजाइन करो। उनके मुताबिक अगर आप करोड़पति जैसी लाइफ जी सकते हैं तो फिर आपको करोड़पति बनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समय पर कंट्रोल चाहिए। बहुत से लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन उसे आजादी में बदलना भूल जाते हैं। वे और ज्यादा कमाने की रेस में लगे रहते हैं, लेकिन उनके पास वक्त नहीं होता, न अपने लिए, न अपने परिवार के लिए, न अपने शौक के लिए। जरूरी सवाल, आप जो पैसे कमा रहे हैं, क्या वो आपके लिए आजादी ला रहे हैं या आपको और गुलामी में धकेल रहे हैं? अगर आपका पैसा आपको काम करने की जरूरत से आजादी नहीं दिला रहा, तो शायद आप दौलतमंद नहीं, सिर्फ व्यस्त हैं। पैसे का सबसे बड़ा लाभ है समय पर नियंत्रण। ज्यादा पैसे से बेहतर है
कमाई जो आपको स्वतंत्रता दे। आजादी का मतलब है अपने शेड्यूल के मालिक बनना। पैसा कमाने के पीछे भागो नहीं, पैसे को अपने लिए काम करने दो। अब बात करेंगे रीजनेबल रैशनल, यानी फाइनेंस में परफेक्ट बनने से बेहतर है ऐसा सिस्टम बनाना जो आपके लिए लंबे समय तक टिक सके। जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि निवेश करते समय हर एक स्टेप पर लॉजिक, डेटा और परफेक्शन से काम लेना चाहिए, तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन असल जिंदगी में परफेक्ट प्लान टिकते नहीं, रीजनेबल यानी प्रैक्टिकल प्लान टिकते हैं। गौरव, एक फाइनेंस एक्सपर्ट, हर निवेश से पहले महीनों तक रिसर्च करता है। ग्राफ, फॉर्मूले, पीई रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो सब चेक करता है। राहुल, एक साधारण मिडिल क्लास आदमी, हर महीने अपनी सैलरी से कुछ हिस्सा एसआईपी में डाल देता है। न ग्राफ समझता है न फॉर्मूले, बस कंसिस्टेंसी बनाए रखता है। 10 साल बाद गौरव की पोर्टफोलियो में कुछ बड़ी जीतें और कुछ भारी नुकसान। राहुल का पोर्टफोलियो स्टेडली ग्रो करता रहा बिकॉज राहुल वॉज नॉट रैशनल बट रीजनेबल। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पीपल डोंट मेक फाइनेंशियल डिसीजंस ऑन अ स्प्रेडशीट, दे मेक देम एट द डिनर टेबल और इन द कार और इन अ पैनिक। असल जिंदगी में फैसले ग्राफ पर नहीं बल्कि डर, उम्मीद, परिवार और अनुभव के आधार पर होते हैं। रश्मि ने अपनी माँ के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट कर रखा है। उससे कम रिटर्न मिलता है लेकिन उसकी माँ को मन की शांति मिलती है। रश्मि चाहती तो शेयर मार्केट में ज्यादा कमा सकती थी, लेकिन उसने जो किया वो प्रैक्टिकल था, इमोशनली स्टेबल था। दैट्स रीजनेबल। रैशनल प्लान, ज्यादा कमाने की कोशिश, हर कदम पर परफेक्शन, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा। रीजनेबल प्लान, सिंप्लीफाइड एंड प्रैक्टिकल, इमोशनल कंफर्ट, सस्टेनेबल फॉर लॉन्ग टर्म। इमेजिन कोई ऐसा डाइट प्लान जो आपको साइंटिफिकली फिट कर देगा, लेकिन आप 3 दिन भी फॉलो ना कर पाएं। दूसरी ओर एक सरल प्लान जिसमें आप रोज हल्का चलें, घी कम करें, पानी ज्यादा पिएं, शायद उतना साइंटिफिक नहीं हो, पर आप उसे सालों तक फॉलो कर सकते हैं। सेम विथ मनी। जॉन बोगल, वैनगार्ड के फाउंडर, ने कहा था, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इज द वन यू कैन स्टिक टू। रैशनल प्लान जिसे आप छोड़ दो उससे बेहतर है वो जो आपको जिंदगी भर साथ निभाए। वॉरेन बफेट की निवेश रणनीति बहुत सिंपल है। अच्छे बिजनेस में निवेश करो, लंबे समय तक बने रहो, पैनिक में मत बेचो। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस रीजनेबल थिंकिंग है। आपके प्लान में थोड़ा इमोशन होना भी ठीक है, रिसर्च जरूरी है, लेकिन ओवर एनालिसिस से पैरालिसिस हो सकता है। हर इंसान का लक्ष्य रिटर्न नहीं, सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। मनी डिसीजंस राइट नहीं, टिकाऊ होने चाहिए। वेट, फाइनेंस में परफेक्ट प्लान की जरूरत नहीं, टिकाऊ और मानसिक शांति देने वाला प्लान जरूरी है। 2, ग्राफ से ज्यादा जरूरी है आपका व्यवहार और डटे रहना। 3, इसलिए रीजनेबल रैशनल। अब बात करते हैं पैसा कमाने और खोने में किस्मत और रिस्क का रोल हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। आप जितनी मेहनत करें, पर सफलता में किस्मत और असफलता में जोखिम हमेशा साथ रहते हैं। कहते हैं मेहनत करो तो किस्मत साथ देती है, लेकिन मॉर्गन हाउसल हमें एक और सच्चाई बताते हैं, लक एंड रिस्क आर सिबलिंग्स। किस्मत और जोखिम एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। 1960s में बिल गेट्स ने लेकसाइड स्कूल नाम की एक प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई की। इस स्कूल में कंप्यूटर अर्लीस्ट पहुंचा। बिल गेट्स को बचपन में ही प्रोग्रामिंग सीखने का मौका मिला। पर इस कहानी में एक और नाम है, केंट एवंस, बिल गेट्स का दोस्त। वो भी उतना ही होशियार, उतना ही पैशनेट था, लेकिन एक एक्सीडेंट में केंट की मौत हो गई जब वो सिर्फ 17 साल का था। बिल गेट्स कहते हैं, अगर केंट जिंदा होता वो मुझसे ज्यादा बड़ा कुछ करता। इसका मतलब ये नहीं कि गेट्स की मेहनत कम थी, पर यह भी सच है कि उनकी सफलता में किस्मत की भूमिका थी। लक यानी कब और कहां जन्म लिया, कौन से रिसोर्सेज मिले, कौन से समय पर कौन से मौके आए। कोई आदमी बेंगलुरु में पैदा होता है, टेक एक्सपोजर मिलता है, दूसरा छोटे गांव में, उसी टैलेंट के साथ भी वही मौका नहीं मिलता। रिस्क वो अंधेरे कोना है जहां सब ठीक चलते हुए भी कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की होती, जैसे हेल्थ इमरजेंसी, जॉब लॉस, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट टाइमिंग या फिर कोई पेंडेमिक। राजीव ने 10 सालों तक एसआईपी किया, लेकिन जब पैसे निकालने की बारी आई उसी वक्त मार्केट क्रैश हो गया। वो प्लान कर रहा था वर्ल्ड टूर, पर अब घर का खर्च भी भारी लगने लगा। वॉज ही रॉन्ग? नहीं। वॉज ही अनलकी? शायद हाँ। मॉर्गन हाउसल का पॉइंट,
Be careful who you praise and who you admire. Be careful who you look down upon and who you judge. Luck and risk are both real and hard to identify. इसलिए किसी की सफलता को देखकर जेलसी नहीं और किसी की असफलता को देखकर सुपीरियॉरिटी नहीं। रमेश ने रिस्की स्टार्टअप किया और सफल हो गया, सुरेश ने भी वही किया। पर बर्बाद हो गया क्या रमेश ज्यादा समझदार था या बस समय और किस्मत उसके पक्ष में थी? यू नेवर फुली नो। इसलिए न तो खुद को भगवान समझो न किसी को मूर्ख। हर सफल इंसान के पीछे टैलेंट के साथ किस्मत होती है और हर असफल इंसान के पीछे गलती के साथ कुछ अनदेखे रिस्क भी होते हैं। पर्सनल फाइनेंस में इसका क्या मतलब है? इमरजेंसी फंड बनाओ, एसेट एलोकेशन डाइवर्सिफाई रखो, ओवर कॉन्फिडेंस से बचो, दूसरों की कहानी सुनो लेकिन कॉपी मत करो और सबसे जरूरी आउटकम से ज्यादा प्रोसेस पर ध्यान दो। हर सफलता में कुछ किस्मत होती है और हर असफलता में कुछ ऐसा होता है जिसे हम नहीं समझ पाए। अब बात करते हैं लालच का अंत नहीं है। कैसे ज्यादा पाने की चाह कभी कभी सब कुछ खोने का कारण बनती है। और क्यों? कम में संतोष ही असली अमीरी है। जिसे और चाहिए उसे कभी संतोष नहीं मिलता, चाहे उसके पास कितना भी हो। एक आदमी था जिसने सब कुछ हासिल कर लिया था, बड़ा घर, बड़ी कार, नाम, पैसा, रुतबा, लेकिन फिर भी उसने एक ऐसा जोखिम लिया जिसने उसका सब कुछ खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे थोड़ा और चाहिए था। जैसे रजत गुप्ता एक समय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मैकिन्सी के ग्लोबल हेड थे, यूएन के बोर्ड में थे, गेट्स फाउंडेशन में काम करते थे, आईआईएम ग्रेजुएट थे, लेकिन फिर उन्होंने स्टॉक मार्केट में इनसाइडर इंफॉर्मेशन देकर कुछ लाख डॉलर का फायदा कमाया। क्यों? क्योंकि वो हेज फंड वालों की सफलता देख रहे थे और उन्हें लगा मुझे भी थोड़ा और चाहिए। नतीजा? जेल की सजा, नाम खराब, सब कुछ चला गया। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, इफ यू रिस्क व्हाट यू हैव एंड नीड टू गेन व्हाट यू डोंट हैव एंड डोंट नीड, इट्स फूलिश। आप जो पहले से पास है उसे जो नहीं चाहिए उसके लिए दांव पर लगाना सबसे बड़ी मूर्खता है। जॉन बोगल ने एक बार एक बिलियनेयर से पूछा, तुम करोड़ों में खेल रहे हो फिर भी तुम उस आदमी से जलते हो जिसने तुमसे ज्यादा कमाया? उस बिलियनेयर ने जवाब दिया, Yes, because he has more. अब सोचो, जो इंसान दुनिया का टॉप 1% है वो भी संतुष्ट नहीं है, तो असली अमीरी क्या है? संतोष। लालच एक ऐसा दौड़ है जिसमें कोई फिनिश लाइन नहीं है। लालच की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यह एक ऐसी दौड़ है जिसमें कभी जीत नहीं मिलती। 1 लाख कमाने के बाद 5 लाख चाहिए, 5 लाख के बाद 20 लाख और फिर 1 करोड़, ये कभी खत्म नहीं होता। बर्नी मैडॉफ, अमेरिका के सबसे बड़े पॉन्जी स्कीम का मास्टरमाइंड, सैकड़ों लोगों के पैसे लेकर उन्हें झूठे रिटर्न दिखाए वो पहले से करोड़पति था, लेकिन इनफ कहने का नाम नहीं लिया और एक दिन सब कुछ बिखर गया। बदनामी, जेल, परिवार टूट गया। क्यों? बिकॉज थोड़ा और चाहिए था। इफ यू कांट से नो टू मोर, यूल नेवर से यस टू पीस। आपके पास अगर बस अब काफी है कहने की क्षमता नहीं है तो आप कभी भी चैन से नहीं जी पाएंगे। एक टारगेट इनकम तय करें, फैमिली की जरूरतें समझें, अपनी लिमिट्स पहचानें, दूसरों की सक्सेस से कंपैरिजन करना बंद करें और सबसे जरूरी एक थ्रेशोल्ड तय करें जहां आप कह सकें बस अब और नहीं चाहिए। द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। मॉर्गन हाउसल की ये लाइन सीधा दिल में लगती है, क्योंकि हमारा गोल पोस्ट यानी टारगेट हमेशा खिसकता रहता है। आज बाइक चाहिए, फिर कार, फिर लग्जरी कार, फिर प्राइवेट जेट, लेकिन रुकना भी एक स्किल है। आपके लिए इनफ क्या है? कमेंट में बताइए। कितनी इनकम आपको शांत जीवन के लिए चाहिए? क्या आपने अपने लिए कोई फाइनेंशियल लिमिट सेट की है? 1. लालच कभी नहीं रुकता जब तक आप खुद उसे नहीं रोकें। 2. रिस्क तब मूर्खता बन जाता है जब आप सिर्फ थोड़ा और पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दें। 3. असली अमीरी पैसे में नहीं, संतोष में है।